नमस्कार। टीसीएच पर आपका स्वागत है। मैं प्रकाश। और आज हम दो चार जो खबरें हैं उनके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। आज कल रात को और आज सुबह ये खबर आई कि प्रधानमंत्री मोदी अगस्त में और मोस्ट लाइकली कुछ जगहों पे 23 अगस्त कहा जा रहा है कि वे यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। यह एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसलिए क्योंकि अभी वो इसी महीने रूस से होकर आए हैं। और कुछ समय पहले G7 की मीटिंग में जो इटली में हुई थी, वहां पर उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई थी। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर गए। तो चीजें जो है काफी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन को लेके गहमागहमी बनी हुई है। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान लगे हुए हैं कई जगहों पे। कई देशों की उन्होंने यात्रा की, नेताओं से मुलाकात की है। इसी बीच यूक्रेन ने हंगरी और स्लोवाकिया में जो यूक्रेन से होके पाइपलाइन से जो तेल की सप्लाई होती है उसको बंद किया है, जिसकी वजह से हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस बीच में ऐसा मेरा अपना आकलन ये है कि ट्रंप के आने से पहले अगर वे जीत जाते हैं तो वे आएंगे जनवरी 20 को कार्यभार संभालेंगे। लेकिन उनके चुनाव से, जो कि नवंबर में है 5 तारीख को, उससे पहले मुझे लगता है कि यूक्रेन और बाकी यूरोप और अमेरिका का जो मौजूदा प्रशासन है वो ये चाह रहा है कि कुछ इसमें रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ट्रंप ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे अगर वे राष्ट्रपति बनते हैं तो। बहरहाल, तो ये एक डेवलपमेंट है कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जाने वाले हैं। अभी आधिकारिक रूप से इसके बारे में नहीं बताया गया है। सोर्सेस के हवाले से ये भारतीय मीडिया में ये खबर है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम एक और हुआ वो अमेरिका में हुआ। जो बाइडेन अब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे और उनकी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लड़ेंगी और वे ट्रंप की चुनौती का सामना करेंगी। और कुछ जो वहां पे सर्वेक्षण हुए हैं वे बता रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है कमला हैरिस के। और यह भी बताया गया है कि अमेरिकी इतिहास में रिकॉर्ड बना है कि किसी उम्मीदवार के नाम सामने आने के 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के भीतर इतना सारा चंदा इकट्ठा हो जाए। उसकी भी एक दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि बाइडेन को लेके डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में और जो उनके चंदा देने वाले जो लोग हैं और जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनमें एक निराशा का भाव था, और जिसकी वजह से जो है वे चंदा नहीं दे रहे थे या रोके हुए थे या हिचकिचा रहे थे। वे मुझे लगता है कि अब उन्होंने अपना बटुआ खोल दिया है कमला हैरिस के लिए। और चूंकि अमेरिकी पॉलिटिक्स में एक स्पष्ट विभाजन है कि एक खेमा जो है रिपब्लिकन का है, एक खेमा जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का है। तो जो डेमोक्रेटिक वोटर है, मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा सा उत्साह आया है कि एक नई कैंडिडेट हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, तो एक बेहतर चांस हो सकता है ट्रंप को चुनौती देने का। तो एक तो ये है। दूसरी तरफ हमने देखा कि एक तरफ चीन में फिलिस्तीन के 14 संगठनों ने मीटिंग की और एक आपसी सहमति, रजामंदी की है, जो कि एक अच्छा डेवलपमेंट है। हालांकि इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले भी फिलिस्तीन के डिफरेंट डिफरेंट गुटों के बीच में समझौते होते रहे हैं। वे समझौते कुछ चलते हैं, कुछ टूट जाते हैं। तो इसको लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या, कितना हो सकता है, कितना चल सकता है। बहरहाल, लेकिन ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। जब चीन में ये सब हो रहा था, बीजिंग में, उसी समय इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे और उन्होंने वहां पे कांग्रेस को, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की संयुक्त बैठक को उन्होंने संबोधित किया। और उस संबोधन में लगभग वे 1 घंटा बोले और हर मिनट पे जो है तालियां बजाई गई।
और ताली बजाने के लिए अमेरिकी पॉलिटिशियंस दोनों पार्टियों के, हालाँकि कुछ लोगों ने विरोध भी किया और कुछ लोग बायकॉट भी किए, लेकिन जो वहाँ मौजूद थे, और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी राजनीति में इज़राइली लॉबी का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत जोरदार प्रभाव है, दोनों पार्टियों में उनके उसके सपोर्टर हैं। तो ताली बजाने की उत्सुकता इतनी ज़्यादा थी कि एक बार जब नेतन्याहू यह गिना रहे थे कि इज़राइल पे क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन आरोपों की जब वो फ़हरिस्त गिना रहे थे, तो उस समय भी ये लोग तालियाँ बजाने लगे। तो एक बार उस नेतन्याहू को रोकना पड़ा इनको कि रुकिए, सुनिए, ताली मत बजाइए, ये बोलना पड़ा उनको। तो एक तरफ वो हुआ है, और इसके साथ जब नेतन्याहू से मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, लेकिन दोनों ने ये कहा है कि सीज़ फायर होना चाहिए। कमला हैरिस ने ये कहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और यही बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी कही है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तो अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री के इस फैसले को बदल दिया है कि इंटरनेशनल कोर्ट का जो आदेश है नेतन्याहू के खिलाफ और कुछ और इजरायली लीडरशिप के लोगों के खिलाफ, उसको ये चैलेंज नहीं करेंगे और उस पर उसको मानेंगे। तो ये पॉजिटिव तो है, लेकिन इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि अगर अमेरिका या ब्रिटेन अगर टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए इतने उसके पैरोकारी कर रहे हैं, तो ये लोग इस चीज की घोषणा क्यों नहीं कर देते? जैसे अभी हाल में स्पेन ने किया है, आयरलैंड ने किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरी तरफ स्टारमर का भी प्रॉब्लम है और अमेरिकी राजनीति का भी प्रॉब्लम है कि गाजा में जो जनसंहार चल रहा है अक्टूबर से, उसके खिलाफ एक बड़ा जनमानस तैयार हुआ पड़ा है। जब जब नेतन्याहू अंदर में कांग्रेस को संबोधित कर रहे थे, ठीक उसी समय बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जो है बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ। तो एक तो वो दबाव है, चुनावी दबाव। दूसरा, जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में स्टारमर जो हैं वो 1/3 वोट पाकर 2/3 सीटें जीतने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी को भी झटका लगा है। जो प्रो पैलेस्टीनियन वोटर्स हैं उनसे 3 निर्दलीय जीते हैं, जिन्होंने गाजा को ही अपना मेन मुद्दा बनाया हुआ था। तो उनको भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मान लीजिए कि साल 2 साल में कभी चुनाव की स्थिति आ जाए और टोरी पार्टी और रिफॉर्म पार्टी जो विरोधी पार्टियां हैं, उनके वोटर्स जो हैं इकट्ठे हो जाएं, वो पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, तो लेबर पार्टी सत्ता से बाहर जा सकती है। तो एक तो वो उस डैमेज को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनके पास उम्र है, और यूरोप में और पश्चिम में भी सबसे बड़ा संकट ये है कि वहां नेतृत्व का संकट है। कोई भी ऐसा पश्चिमी राजनेता आज के डेट में नहीं है जो कि जिसका कि ग्लोबली रेस्पेक्ट हो, जिसकी बात लोग सुनने के लिए तैयार हो। ऐसी स्थिति में स्टारमर को लग रहा है कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, जो यूरोप में अभी सबसे प्रभावशाली नेता हैं, वे 2027 तक उनका कार्यकाल है। उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो वैसी स्थिति में ये देख रहे हैं कि इनके पास यूरोप का नेता बनने का, पश्चिम का नेता बनने का एक मौका है। उम्र इनके फेवर में है, राजनीतिक जो हिसाब किताब है वो इनके फेवर में। इनको ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 साल तो लेबर पार्टी की सरकार रह ही सकती है। तो मुझे लगता है कि वो कैलकुलेशन भी इस निर्णय के पीछे है, लेकिन बहरहाल ये भी एक सराहनीय निर्णय है। और वैसे भी वे लेबर पार्टी से हैं, लेबर पार्टी की हमेशा से इस तरीके की समझ रही है एटलीस्ट, और कम से कम रिटेन में, कम से कम बोलने कहने में। तो मुझे लगता है कि उसको उन्होंने एडहेर किया, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तीसरी जो खबर है वो ये है कि लाओस में अभी आसियान की बैठक चल रही है। इसमें रूसी विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं, चीनी विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं, भारतीय विदेश मंत्री, और वहां पे भारतीय विदेश मंत्री की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हुई है। और जैसा कि अभी हमने पिछले दिनों देखा, अपने जो आर्थिक सर्वेक्षण आया, जो बजट आया, उसमें इस तरीके का इंडिकेशन दिया गया है, आयात शुल्क कम किया गया है, जो जिसमें कि बहुत सारी चीनी
वस्तुएं हैं, चीजें हैं जो हमारे उद्योगों के लिए और हमारे बाजार के लिए महत्वपूर्ण भी हैं, उन पर आयात शुल्क घटाया गया, जैसे सोलर पैनल, सोलर बैटरी से रिलेटेड चीजों में, और रेयर अर्थ मटेरियल्स को लेके, लिथियम वगैरह को लेके, इन सब चीजों पे किया गया है। और आर्थिक सर्वे में यह कहा गया कि भारत को चीन के साथ जो है चीनी निवेश को आमंत्रित करना चाहिए। तो मुझे लगता है, और मैं टीसीएस पे भी कई बार कह चुका हूँ, और जो अभी लाओस में दोनों विदेश मंत्रियों ने, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने जो बयान दिया है, उससे भी एक ऐसा सकारात्मक संकेत मिलता है कि आने वाले महीनों में हम दोनों देशों के रिश्तों में बहुत कुछ सुधार देखेंगे। 2-3 ही चीजें फंसी हुई हैं। एक तो यह है कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां पे खासकर लद्दाख के इलाके में जो भारी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं, और उस मौजूदगी के को देखते हुए भारत को भी अपने सैनिकों को तैनात करना पड़ा है। तो ये जो तनाव है, या ये जो स्थिति है, इसको पहले जो है दुरुस्त किया जाएगा, और मुझे लगता है कि उस दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल लीडरशिप के स्तर पे बातचीत होने लगी है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि खजान में बहुत संभव है कि जब ब्रिक्स प्लस की बैठक होगी, शिखर सम्मेलन होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। और इसलिए भी ये उम्मीद है मुझे, क्योंकि ये पहली ब्रिक्स की ऐसी शिखर बैठक होगी जिसमें जो 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं वे हिस्सा लेंगे। तो एक बड़ा मौका होगा जब 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष वहां उपस्थित होंगे। तो उस दौरान मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, और उस मुलाकात के कुछ समय बाद भारत और चीन के बीच एक औपचारिक समझौते का ऐलान हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे इंडिकेशंस हमारे सामने आने लगे हैं। एक आखिरी चीज कि हम अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि गाजा में अगर कल को सीज फायर हो गया तो वहां पर क्या व्यवस्था होगी, क्या स्थिति होगी? क्या हमास का शासन फिर स्थापित होगा, या इजराइल और अमेरिका जो है वो अपने पसंदीदा एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाने की कोशिश करेंगे, या वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीन का दूसरा हिस्सा है, वहां पे जो पीएलओ है, फतह ग्रुप का शासन है, वे उनका शासन जो है वहां एक्सटेंड किया जाएगा, या क्या होगा? और इसके साथ ये भी सवाल है कि जिस तरीके से पूरा गाजा जो है तहस-नहस हो चुका है, वहाँ की 5% आबादी मारी जा चुकी है, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचा है, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेज, ये सब तबाह हो चुके हैं, घर। तो इसका पुनर्निर्माण में क्या होगा? ये बड़े सवाल हैं। इसमें मेरा मानना ये है कि जो फिलिस्तीनी गुटों ने जो बीजिंग में बैठक की है और एक सहमति बनाई है, और ये चीन की मध्यस्थता में हुआ है, और उधर रूस ने भी ये कहा है कि मध्य एशिया में जो कुछ चल रहा है वो चुप नहीं बैठेगा। और लावरोव ने, जो वहां के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उदाहरण के लिए आप सीरिया को देख लीजिए। जब सीरिया में स्थिति गड़बड़ा रही थी तो बशर अल असद ने रूस से मदद मांगी थी, और उसने अपने सैनिकों को वहां भेजा था, जिसकी वजह से सीरिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बचा रह गया, और बशर अल असद की सरकार भी बची रह गई, और अभी भी वहां पे वो आगे भी बढ़ रहे हैं, नए इलाकों को भी वो जीत रहे हैं, जो टर्की के कब्जे में है या अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। वहां पर एक छोटे हिस्से में अमेरिका भी काबिज है, जहाँ की सीरिया का सबसे बड़ा तेल ऑयल फील्ड है और खेत हैं, वहां से वो तेल और गेहूं की चोरी करते हैं अमेरिकन। अब जब रूस और चीन और ईरान पहले से ही है, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गाजा में जब सीज़फायर हो जाए, और जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होगा, बहुत तबाही हो चुकी है। तो अब अमेरिका और इजराइल को अपना कोई पपेट, कठपुतली बैठाने में, मतलब ये लगभग असंभव हो जाएगा। दूसरी चीज ये होगी, अभी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज की अगर हम बात करें तो रूस सबसे ज्यादा मदद दे रहा है, और जब रीबिल्ड करने की बात आएगी तो चीन बहुत बड़ा मददगार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि
यह जो बैठक है इस नाते भी इम्पोर्टेंट है, फिलिस्तीनी एकता के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और फिलिस्तीनी आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। लेकिन इमीडिएटली जो है कि गाज़ा में कैसा प्रशासन होगा, कौन वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा, और दूसरा कि गाज़ा में जो तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, उसका पुनर्निर्माण कैसे हो। ये दोनों दृष्टियों से यह जो समझौता हुआ है, ये जो बैठक हुई है बीजिंग में, यह महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और बाकी पेरिस में ओलंपिक शुरू हो चुका है, तो अपने-अपने पसंद हम लोग भारतीय टीम के और भारतीय खिलाड़ियों का तो अ, खेल देखेंगे ही। साथ में हम लोग अपने-अपने पसंद के और भी खेलों को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो पेरिस एक ऐसी जगह हो सकती है, ये ओलंपिक ऐसा आयोजन हो सकता है जहाँ पे जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और जियोपॉलिटिक्स में जो ये पूरा ये घमसान मचा हुआ है, इससे थोड़ी-सी वहाँ राहत मिल जाए। शुक्रिया, अगर ये हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को अपने मित्रों को भी साझा करें, सोशल मीडिया पर लगाएँ और हमसे जुड़े भी रहें। शुक्रिया।